हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का टॉप 100 वन लाइनर वाले सीरीज में, जिसमें हम कलचुरी साम्राज्य के बारे में 100 टॉप वन लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं। उसी क्रम में हमारा ये वीडियो नंबर 2 है। क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाता, इसके लिए मैं इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया हूँ। तो अगर वीडियो नंबर 1 अगर अब तक आपने नहीं देखा होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जाके वीडियो नंबर 1 देखिएगा। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक के वन लाइनर क्वेश्चंस को वहां पे हमने आंसर देखा है। तो अगर आप कलचुरी साम्राज्य का थ्योरी अच्छे से पढ़ा होगा तो ये वीडियो सीरीज आप सभी को बहुत मजा आ जाएगा, क्योंकि इस टॉप 100 वन लाइनर से आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो अगर चैनल में पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। और ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स की बात कर रहे हो या फिर सीजी व्यापम द्वारा आयोजित किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूं, सभी में ये काम आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। ध्यान से प्रश्नों को पढ़िएगा और उसका आंसर जो है दिमाग में सोचने की कोशिश करिएगा। इसके बाद मैं जो आंसर दूंगा उससे आप मैच करना। 51 नंबर का प्रश्न है कि रतनपुर के खड़ग तालाब का निर्माण किसने करवाया था, किस शासक के द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर इसका पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा रतनपुर के खड़ग तालाब का निर्माण करवाया गया था। 52 नंबर का प्रश्न है कि राजिम में स्थित राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, किस कलचुरी शासन के समय में हुआ था, आप ये भी बता सकते हैं और इसका किसने निर्माण करवाया था वो भी याद रखिएगा। तो अगर राजिम में राम मंदिर जो है उसका निर्माण करवाया गया था जगपाल के द्वारा, ठीक है, जगतपाल कह लीजिए या फिर जगपाल कह लीजिए, और ये पृथ्वीदेव जो द्वितीय हैं उनके सेनापति हैं, उन्हीं के द्वारा राजिम के अंदर जो राम मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था। पहले मैं क्वेश्चन में करा चुका हूं कि जो जगपाल है जो कि पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति हैं, इन्होंने राजिम में स्थित जो राजीव लोचन मंदिर है उसका जीर्णोद्धार भी इन्होंने ही करवाया था। ठीक है, तो आप याद रखना चाहिए। ठीक है, और ये जो जगपाल है इनके द्वारा एक जगपाल नगर का भी स्थापना करवाया गया था, बसाया गया था। ठीक है, चलिए 53 नंबर का प्रश्न है कि किस कलचुरी शासक ने सिंह व कटार अंकित तांबा का सिक्का जारी किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न, याद रखिएगा। कौन सा ऐसा कलचुरी शासक है जिसने तांबे का सिक्का तो जारी किया, ठीक है, लेकिन उस तांबे के सिक्के पर सिंह और कटार अंकित होता था। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है प्रतापमल। ठीक है, प्रतापमल ने तांबे के सिक्के जारी किए थे जिसके ऊपर सिंह और कटार अंकित होता था। और यह भी याद रखिएगा कि जो तांबे के सिक्के होते थे ना, गोल होता था। ठीक है, गोल के अलावा ये षटकोणीय भी होते थे। तो ये 2 तरह के सिक्के होते थे, तो ये आपको याद रखना है। 54 नंबर का प्रश्न है कि गंग नरेश अनंग भीम तृतीय का आक्रमण किस कलचुरी शासक के समय हुआ था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में भटकाव अधिक होता है, कंफ्यूज हो जाओगे कि किसके समय कौन आक्रमण किया था। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से याद किया होगा तभी आप बता पाएंगे। तो इसका सही आंसर है प्रतापमल। ठीक है, प्रतापमल के समय ही आक्रमण हुआ था। ठीक है, प्रतापमल के समय ही गंग नरेश जो अनंग भीम तृतीय है उनका आक्रमण हुआ था। किसके समय? प्रतापमल के समय। 55 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि रतनपुर का बादल महल किस कलचुरी शासक ने बनवाया था। यह भी एक शानदार प्रश्न है। ठीक है, यह प्रश्न जो है मुझे लगता है कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर होगा राज सिंह। एक कलचुरी शासक है जिनका नाम है राज सिंह, उन्होंने ही रतनपुर का जो बादल महल है उसका निर्माण करवाया था। उनकी एक पत्नी है जिनका नाम था कजरी देवी। कजरी देवी के ही अनुरोध पर इस बादल महल का निर्माण रतनपुर के अंदर कराया गया था। इस बादल महल को और सतखंडा महल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? बादल महल को सतखंडा महल के नाम से भी जाना जाता है। आपको यह भी याद होना चाहिए, और राज सिंह के द्वारा बनवाया गया था। 56 नंबर का प्रश्न है कि स्वतंत्र रूप से शासन करने वाले अंतिम शासक कौन थे। मतलब कहने का कि वो कौन से ऐसे कलचुरी शासक थे जो स्वतंत्र रूप से शासन करने वाले अंतिम शासक हुए। इसके बाद उन्हीं के समय मराठाओं का आक्रमण हुआ और फिर मराठों के अधीन वो शासन करने लगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा रघुनाथ सिंह। ठीक है, रघुनाथ सिंह वो आखिरी कलचुरी शासक थे, रतनपुर के कलचुरी शासक थे जो स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। बाद में मराठा शासक जो थे रघुजी प्रथम, उनका सेनापति भास्कर पंत का आक्रमण होता है और पूरा रतनपुर का साम्राज्य जो है मराठाओं के अधीन चला जाता है। तो इसका आंसर रघुनाथ सिंह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 57 नंबर का प्रश्न। उम्मीद है यहाँ पे 6 प्रश्न में से 6 आपका सही हुआ होगा।
चलिए प्रश्न है 57 नंबर का कि रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत का आक्रमण कब हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा 1741 में आक्रमण हुआ था। और किसके समय, तो रघुनाथ सिंह के समय ही आक्रमण हुआ था। इससे जस्ट पीछे वाले प्रश्न में मैंने आपको इसका आंसर बताया। ठीक है, 58 नंबर का प्रश्न है कि भास्कर पंत ने किसे रतनपुर में मराठों का प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करके गया था। मैंने बताया कि 1741 में भास्कर पंत का आक्रमण होता है और रघुनाथ सिंह जो है उस समय रघुनाथ सिंह का उस समय शासन होता है रतनपुर पर, और ये पूरा मराठा शासन जो है मराठा शासन के अंतर्गत ये चला जाता है। ठीक है, रतनपुर का। अब चूंकि जब भास्कर पंत वापस जा रहे होते हैं तो मराठाओं के प्रतिनिधि करने के लिए एक व्यक्ति को वहां छोड़ जाते हैं। उस व्यक्ति का नाम आपसे यहां पे पूछा गया है, तो उस व्यक्ति का नाम याद रखिए कल्याणगिरी गोसाई। ठीक है, कल्याण गिरी गोसाई। ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए 59 नंबर का प्रश्न है कि किस कलचुरी शासक के पुत्र ने आत्मग्लानि से आत्महत्या कर लिया था। यह भी एक अच्छा प्रश्न है। ठीक है, यूनिक है, पूछा अभी तक ऐसा तो प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन मुझे लगा कि क्योंकि आप सभी को रिवीजन करवा रहा हूं वेल लाइनर के माध्यम से, तो ऐसे प्रश्न भी आपसे बनता है। तो राज सिंह का ही एक पुत्र था। पहले तो वो शासक कौन है, तो राज सिंह जी हैं। ठीक है, इनका एक पुत्र हुए राज सिंह का जिसका नाम था विश्वनाथ सिंह। ठीक है, विश्वनाथ सिंह। जब विश्वनाथ सिंह को पता चलता है कि मैं राज सिंह का वास्तविक पुत्र नहीं हूं, नियोग प्रथा से मैं पैदा हुआ हूं, तो इनको बहुत आत्मग्लानि होता है और बाद में आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, तो राज सिंह का पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था, विश्वनाथ सिंह। 60 नंबर का प्रश्न है कि रायपुर शहर की स्थापना किस कलचुरी शासक ने किया था। याद रखिएगा। अब देखिए कलचुरी शासक जो है दो तरह का है, एक रतनपुर वाले क्षेत्र में है और एक जो है रायपुर वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो रायपुर वाले क्षेत्र में जो शाखा है इस कलचुरी का, उसको लहुरी शाखा कहा जाता है। तो अब बताना यह है कि वहां पे जो रायपुर शहर है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो देखिए जो रायपुर वाली शाखा थी वहां पे एक शासक थे जिनका नाम था रामचंद्र देव। ठीक है, रामचंद्र देव के एक पुत्र हुए जिनका नाम था ब्रह्मदेव राय। ठीक है, और ब्रह्मदेव राय के नाम पर ही ये जो रामचंद्र देव हैं वो रायपुर शहर की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रामचंद्र देव। 61 नंबर का प्रश्न है कि है वंशीय शासकों की वंशावली उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। है वंशीय का मतलब क्या हुआ, कलचुरी शासक। जो रतनपुर क्षेत्र के जो कलचुरी शासक हैं और जो उन्हीं के बारे में पूछा गया है कि इनका वंशावली, जितने भी शासक हुए इनका वंशावली का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है, आपसे यह पूछा गया है। तो आंसर याद रखिएगा शिवरी नारायण। ठीक है, शिवरी नारायण जो मंदिर है, तो शिवरी नारायण मंदिर का जो शिलालेख है उसी शिलालेख में जितने भी है वंशीय शासक है उनका वंशावली देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। 62 नंबर का प्रश्न है कि रायपुर का सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में और किस किस नाम से जाना जाता है। तो ये भी कई बार से पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो सतयुग में रायपुर को कनकपुर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, कनकपुर। राइट। इसके बाद त्रेता युग में इस रायपुर को ही हाटकपुर के नाम से जाना जाता है, हाटकपुर। और फाइनली द्वापर युग में रायपुर को कंचनपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कलयुग में तो आप सभी को पता है हम सब रायपुर के नाम से जानते हैं। तो 62 प्रश्न हमारा अभी तक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर का प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। प्रश्न है कि दूधाधारी मठ जो कि रायपुर के अंदर है का निर्माण किस कलचुरी शासक के काल में हुआ था। ठीक है, बताना है आप सभी को। ठीक है, कि दूधाधारी मठ जो कि रायपुर के अंदर है किस कलचुरी शासक के। तो जो रायपुर के कलचुरी शासक थे उन्हीं में से एक शासक का नाम आपको बताना है। याद रखिएगा, जैत सिंह। रायपुर के कलचुरी शासकों में एक शासक हुए जिनका नाम है जैत सिंह, और जैत सिंह के शासन काल में ही दूधाधारी मठ का स्थापना होता है, या फिर कहते हैं उसका निर्माण होता है। किसके द्वारा होता है, तो एक नाम याद रखना, बलभद्र दास जी के द्वारा। ठीक है, बलभद्र दास एक संत रहते हैं, उन्हीं के द्वारा ये जो दूधाधारी मठ है उसका निर्माण कराया जाता है। ठीक है, चलिए 64 नंबर का प्रश्न है कि रायपुर के कलचुरी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, तो ये थे अमर सिंह। ठीक है, अमर सिंह ही रायपुर के अंतिम कलचुरी शासक थे। ठीक है, भास्कर पंत का आक्रमण तो पहली बार जब 1741 में हुआ था इस छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में, तो उस समय
रायपुर वाले शाखा पर उसका ध्यान नहीं गया था, तो वो बच गए थे और अमर सिंह जो है शासन कर रहे होते हैं। बाद में फिर भास्कर पंत का इसके ऊपर भी आक्रमण होता है और जो रायपुर वाला क्षेत्र होता है वो भी मराठाओं के अधीन चला जाता है। ठीक है, तो अमर सिंह ही अंतिम शासक थे रायपुर के कलचुरी का। ठीक है, 65 नंबर का प्रश्न है कि रायपुर की कलचुरी शाखा, जिसको लहुरी शाखा भी कहते हैं, इसका संस्थापक कौन है? ठीक है, किसको माना जाता है, कि आपसे प्रश्न जो है पूछा गया है। ठीक है, तो इसका अगर परंपरागत रूप से देखा जाए तो केशव देव जो है, ठीक है, केशव देव इसका सही आंसर होना चाहिए, लेकिन आयोग के द्वारा एक बार रामचंद्र देव इसका आंसर लिया गया है। ठीक है, रामचंद्र देव। ठीक है, रामचंद्र देव याद रखिएगा। ठीक है, तो रामचंद्र देव को भी लिया जाता है। अगर केशव देव ऑप्शन में नहीं है तो आप रामचंद्र देव मार दीजिएगा, क्योंकि आयोग एक बार रामचंद्र देव लिया है, तो आप अगर रामचंद्र देव मारते हैं तो आप ज्यादा सेफ रहेंगे। ठीक है, 66 नंबर का प्रश्न है कि रायपुर के कलचुरी वंश की प्रारंभिक राजधानी कहां थी? तो जब शासक केशव देव थे तो उस समय राजधानी जो थी खल्लारी थी, जो वर्तमान महासमुंद में देखने को मिलेगा। और खल्लारी का उस समय एक और नाम भी जाना जाता है, खलवाटिका। ठीक है, खलवाटिका। तो दोनों नाम आपको याद रखना है, अगर खल्लारी नहीं मिलेगा तो खलवाटिका जरूर मिलेगा। 67 नंबर का प्रश्न है कि हटकेश्वर महादेव मंदिर कहां स्थित है? पहली बात तो मैं बता दूं कि हटकेश्वर महादेव मंदिर जो है ये खारून नदी पर है, और आप सभी को पता है कि रायपुर जो है खारून नदी के तट पर ही स्थित है। अब प्रश्न के उत्तर में आते हैं। ये जो आपको रायपुर के अंदर महादेव घाट में देखने को मिलेगा, ठीक है, कहां पे? महादेव घाट पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर के अंदर महादेव घाट पे और खारून नदी के तट पर आपको हटकेश्वर महादेव का मंदिर देखने को मिलेगा। 68 नंबर का प्रश्न है कि फणी नागवंशीय शासक मोर्निंग देव को पराजित किसने किया? किस कलचुरी शासक ने पराजित किया था मोर्निंग देव को? ठीक है, तो ये रायपुर के ही शासक है रामचंद्र देव। ठीक है, रामचंद्र देव। ये रामचंद्र देव ने ही जो फणी नागवंशीय शासक मोर्निंग देव थे उनको पराजित किया था। तो आंसर आपको याद रखना है रामचंद्र देव। ठीक है, चलिए खल्लारी शिलालेख के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि जो रामचंद्र देव थे वो मोर्निंग देव को पराजित किए थे। ठीक है, 68 प्रश्न हो गए। चलिए बढ़ते हैं 69 में। 69 नंबर का प्रश्न है आप सभी के लिए कि कलचुरी शासक, वो कौन से कलचुरी शासक थे जो खल्लारी से राजधानी को रायपुर लेकर आ गए? क्योंकि रायपुर को बसाया था किसने रायपुर शहर का निर्माण कराया था, बसाया था? तो रामचंद्र देव। किसके नाम पर? तो उनके जो पुत्र हुए ब्रह्मदेव राय, उनके नाम पर। तो रामचंद्र देव से पहले जो राजधानी खल्लारी हुआ करता था, लेकिन जैसे ही शासक ब्रह्मदेव राय बने, ठीक है, जैसे ही शासक ब्रह्मदेव राय बने तो इन्होंने राजधानी को खल्लारी से स्थानांतरित करके कहा रायपुर अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लिए। कि ठीक है, याद रखिए कब, तो आप ईयर भी याद रख सकते हैं 1409 में। ठीक है, 1409 के अंदर। चलिए 70 नंबर का प्रश्न है कि हटकेश्वर महादेव मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? हमने तो अभी देखा कि खारून नदी के तट पर महादेव घाट रायपुर में हटकेश्वर महादेव मंदिर है। अब बनवाया किसके द्वारा गया था? तो ब्रह्मदेव राय के शासनकाल में, इन्हीं के शासनकाल में बनवाया गया था। किसके द्वारा? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम आपको याद रखना, हाजीराज। ठीक है, क्या नाम है? हाजीराज। और इन्होंने ही इस हटकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, 71 नंबर का प्रश्न है कि खल्लारी में स्थित नारायण मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया था? बताइए। तो इसका निर्माण तो सन 1415 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, खल्लारी के अंदर स्थित नारायण मंदिर का, और इसका निर्माण जो है देवपाल के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? देवपाल के द्वारा कराया गया था। और किसके शासनकाल में? तो ब्रह्मदेव राय के शासनकाल में ही इस मंदिर का निर्माण कराया गया था देवपाल के द्वारा। ठीक है, 72 नंबर का प्रश्न है कि मराठों ने रायपुर के कलचुरी वंश के अंतिम शासक को पदच्युत कब किया? हमने देखा कि रायपुर के कलचुरी वंश के अंतिम शासक कौन हुए? अमर सिंह हुए। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अमर सिंह को कौन से वर्ष में मराठों ने पदच्युत किया, उनको पद से हटाया? आपसे यह प्रश्न इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है 1750 में। ठीक है, 1750 में इनको पदच्युत किया। किसको? अमर सिंह को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तो है नहीं, 1750 में अमर सिंह को हटाया था मराठाओं ने। 73 नंबर का प्रश्न है कि मराठों ने अमर सिंह को कौन कौन से 3 परगने जागीर स्वरूप प्रदान किया? चूंकि 1750 में जो रायपुर वाला जो क्षेत्र था और जो अंतिम शासक अमर सिंह थे, ये सब तो मराठाओं के अधीन चले गए। तो अमर सिंह के रिक्वेस्ट करने पर जो मराठा थे वो कुछ जो
तीन ऐसे परगना थे जो मराठों ने अमर सिंह को दे दिया कि आप भैया वहां पे अपना अपना जो साम्राज्य है चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बदले में 7,000 रुपए वार्षिक भेंट के बदले ये 3 जागीर देते हैं, फ्री में नहीं देते, याद रखिएगा। 7,000 रुपए नजराना के तौर पर वो मांगते हैं। इसके बाद तो 3 जगहों का नाम याद कर लीजिए भाई। तो सबसे पहले याद रखिएगा रायपुर, पहला कौन सा हो गया, रायपुर हो गया। रायपुर के बाद एक याद रखिएगा राजिम और एक पाटन, ठीक है। दूसरा हो गया राजिम और ये हो गया पाटन दुर्ग के अंदर वाला, और राजिम गरियाबंद के अंदर। तो ये 3 जो जागीर है, जो परगने हैं, आपको याद रखना है। 74 नंबर का प्रश्न है कि रायपुर कलचुरी वंश में अमर सिंह का उत्तराधिकारी कौन था। जब अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कौन होता है। तो 1750 में इनको हटाया जाता है, 1753 में अमर सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, और अमर सिंह के मृत्यु के बाद जो उनका उत्तराधिकारी होते हैं उनका नाम होता है शिवराज सिंह। क्या नाम होता है, शिवराज सिंह, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हमने 74 प्रश्नों को अभी तक देख लिया। चलिए बढ़ जाते हैं अब आगे। अगला 75 नंबर का प्रश्न है। अब थोड़ा सा जो कलचुरी शासन का जो प्रशासनिक ढांचा था, ठीक है, प्रशासनिक इकाई था, वहां से कुछ प्रश्नों को मैंने बनाया है, ध्यान से पढ़िएगा। गांव व नगरों के स्थानीय प्रशासन हेतु कौन सी प्रशासन की व्यवस्था कलचुरी शासन के समय चल रहा था। तो याद रखिएगा पंचकुल व्यवस्था, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। पंचकुल व्यवस्था या फिर कह लीजिए पंचकुल नामक जो संस्था थी उसका व्यवस्था किया था गांव और नगरों में स्थानीय प्रशासन के लिए कलचुरियों के समय, राइट। चलिए 76 नंबर का प्रश्न है कि पंचकुल व्यवस्था के सदस्यों और प्रमुख को क्या कहा जाता था। देखिए जो पंचकुल होता था ना, इसमें 5 से लेके 10 इसमें सदस्य होते थे, ठीक है। 5 से 10 सदस्य होते थे। तो जो सदस्य होता था उनको कहा जाता था महतर, ठीक है। सदस्यों को क्या कहा जाता था, महतर। उन सभी सदस्यों में से किसी एक को मुखिया चुना जाता था, प्रमुख चुना जाता था, जिसको कहते थे महत्तम, ठीक है। तो महत्तर सदस्य हो गए और महत्तम क्या हो गए, सदस्यों का जो प्रमुख होता था उसको महत्तम कहा जाता था। 77 है कि कलचुरियों की पंचकुल व्यवस्था में मुख्य ग्राम को क्या कहा जाता था। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो मुख्य ग्राम होता था पंचकुल व्यवस्था में उसको किस नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा ज्येष्ठिका ग्राम, ठीक है, ज्येष्ठिका ग्राम, ज्येष्ठिका ग्राम के नाम से जाना जाता था। 78 नंबर का प्रश्न है कि सुदामा चरित और जैमिनी अश्वमेघ किस कवि की रचना है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए कि कलचुरियों में सबसे महान जो कवि हुए कौन हुए। तो ऐसे आप सभी को पता होगा कवि गोपाल मिश्र, ठीक है, कवि गोपाल मिश्र। और गोपाल मिश्र किसके दरबारी थे, तो राज सिंह के दरबारी थे, ठीक है। गोपाल सिंह किसके दरबारी थे, राज सिंह के दरबारी थे। और इन्होंने ही कई सारी रचनाओं को लिखा, जिसमें आपने तो एक तो हमने देखा था खूब तमाशा, और हो गया सुदामा चरित्र, जैमिनी अश्वमेघ, ये सारी, उसके अलावा और भी कई सारे हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं 79 में। कलचुरी साम्राज्य में एक गढ़ में कितने गांव होते थे। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा एक गढ़ में, पहले इसको याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि जैसे अगर एक गढ़ बोलता हूं तो एक गढ़ के अंदर 12 बरहों, हाँ, एक गढ़ के अंदर 7 बरहों होता था, 7 बरहों। एक गढ़ में कितने, 7 बरहों। और एक बरहों का मतलब क्या होता है, इसमें 12 गांव है, ठीक है। तो अब आपसे पूछ गया कि एक गढ़ में कितने गांव होंगे, तो 12 सत्ते 84। एक गढ़ के अंदर 84 गांव आते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 84। 80 नंबर का प्रश्न है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का प्रमुख कौन था। यहां पे आपसे 2 चीज पूछा जा रहा है। पहली बात तो ये कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, और उसका जो प्रमुख होता था उसको क्या कहते थे। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई तो ग्राम हो गया या फिर गांव हो गया, ठीक है, ग्राम हो गया या फिर इसी को हम गांव कहते हैं। और इसका जो प्रमुख होता था उसको हम गौटिया कहते थे कलचुरियों के समय, ठीक है। कलचुरी वंश के समय इसको गौटिया कहा जाता था, ठीक है, गौटिया। तो 80 प्रश्नों का हमने 1 लाइनर आंसर देखा। चलिए बढ़ते हैं 81 नंबर का प्रश्न, ध्यान से पढ़िएगा कि कलचुरी काल में स्थायी भूमि पर लगने वाले कर को क्या था, या फिर कर को क्या कहा जाता था। जो यहाँ पे स्थायी भूमि होता था उस पर जो टैक्स लगता था उसको किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। तो इसका आंसर है उद्रंग, ठीक है। तो उद्रंग कहा जाता था स्थायी भूमि पर लगने वाले टैक्स को। 82 है कि कलचुरी कालीन मंत्रियों में महाप्रतिहार किसे कहते थे। किसको महाप्रतिहार कहा जाता था। तो याद रखिएगा संचार विभाग का जो प्रमुख होता था, ठीक है,
संचार विभाग का जो प्रमुख होता था उसको कलचुरी प्रशासन में महाप्रतिहार के नाम से जाना जाता था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाता है और पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। 83 नंबर का प्रश्न है कि जमाबंदी विभाग का प्रमुख तथा प्रमुख लगान अधिकारी कौन होता था, जो कि भूमि का लगान निश्चित करने का कार्य भी करता था? तो उसको कहा जाता था महाप्रमात। महाप्रमात, ठीक है, महाप्रमात। 84 नंबर का प्रश्न कि रायपुर के लहुरी शाखा के शासकों की उपाधि क्या था, किस संबोधन से उनको उपाधि दिया जाता था? तो ये भी एग्जाम में एक बार प्रश्न जो है पूछा जा चुका है और याद रखिएगा, महाराज कुमार राजा। महाराज कुमार तो होता ही था और लास्ट में यहाँ पे राजा भी होता था, महाराज कुमार राजा, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन रायपुर के लहुरी से क्या, रायपुर की जो शाखा थी कलचुरियों की, वहां पर जो उपाधि होता था क्या होता था? महाराज कुमार राजा, ठीक है। 85 नंबर का प्रश्न है कि रतनपुर के समीप जो जूना शहर है उसको किसने बसवाया था? ठीक है, ये भी एक अच्छा प्रश्न बन जाता है। तो ये जूना शहर भी राज सिंह के द्वारा ही बसाया जाता है, ठीक है। जूना शहर किसके द्वारा? राज सिंह के द्वारा ही बसाया जाता है, जिसको जूना शहर व इसको राजपुर भी कहा जाता है, ठीक है। और यहीं पर तो बादल महल है, याद रखिएगा, जो कजरी देवी के अनुरोध पर राज सिंह के द्वारा बनवाया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। 86 नंबर का प्रश्न है कि बहारेंद्र शाह के कोसगई अभिलेख से किन किन शासकों का वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा, पहली बात तो ये जो कोसगई अभिलेख है ये बहारेंद्र शाह का है और यहां से 5 शासकों के बारे में यहाँ उल्लेख मिलता है। तो पहला था सिंघन, ठीक है, पहला शासक कौन है? सिंघन है। दूसरे नंबर पे है डंधीर, ठीक है, डंधीर। तीसरा नंबर याद रखना है मदन ब्रह्मा, ठीक है, मदन ब्रह्मा। चौथा याद रखना है रामचंद्र, रायपुर वाले। और पांचवा याद रखना है रत्नसेन, ठीक है, रत्नसेन। तो ये 5 नाम जो है देखने को मिलता है, रत्नसेन, ठीक है। तो ये हमारा 86 प्रश्न हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। 87 नंबर का प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि रतनपुर का जो जगन्नाथ स्वामी मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ठीक है, बताइए कि रतनपुर का जो जगन्नाथ स्वामी मंदिर है किसने करवाया था इसका स्थापना? तो इसका राइट आंसर है कल्याण शाह, ठीक है, कल्याण शाह के द्वारा रतनपुर में स्थित जो जगन्नाथ स्वामी मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था। 88 प्रश्न है कि रतनपुर के किस कलचुरी शासक ने तुमानाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर है जाजल्यदेव द्वितीय, जाजल्यदेव द्वितीय, ठीक है, जाजल्यदेव द्वितीय की उपाधि थी क्या? तुमानाधिपति। चलिए बढ़ते हैं। 89 नंबर का प्रश्न है कि कलचुरी कालीन सैन्य व्यवस्था की के हस्ती सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? मतलब जो हाथी सेना का जो प्रमुख होता था कलचुरियों के समय, कलचुरी सैन्य व्यवस्था में, उसको किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा महापिलुपति, महापिलुपति, इस नाम से हस्ती सेना मतलब हाथी सेना के प्रमुख को जाना जाता था। 90 नंबर का प्रश्न है कि राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो महाक्ष पटलिक, ठीक है, क्या कहा जाता था? महाक्ष पटलिक। देखिए यहां पे बहुत सारे अधिकारी हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता था, लेकिन सभी को मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हूं, आपको वो सब खुद जाके याद करना चाहिए। उसमें गिने चुने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैं उसको यहाँ पे इंक्लूड किया हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए और या फिर अपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप सभी को पता चले कि इसका आंसर क्या है, आपके दिमाग में क्लिक कर रहा है कि नहीं, बस इस चीज को मैं जानना चाहता हूँ। 91 नंबर का प्रश्न है कि कलचुरी साम्राज्य में एक मन में कितना शेर होता था? ठीक है, तो ये जो है क्वांटिटी मात्रा को नापने में यूज करता। आज भी कई बार गांव में जाओगे तो 1 शेर 2 शेर ऐसे बोलते थे। तो आपसे पूछा गया कि एक मन में कितना शेर होता था, आपको पता होना चाहिए। तो पहली बात तो मैं बता दूं कि एक मन जो होता है, एक मन में 8 पंसेरी होता है, ठीक है, एक मन में कितना? 8 पंसेरी होता है। और जो एक पंसेरी होता है, जो एक पंसेरी है उसमें 5 शेर होता है, ठीक है। अब यहीं से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक मन में 8 पंसेरी और एक पंसेरी में 5 शेर, तो कितना हो गया भाई? 8 पंसेरी में जितना शेर होगा उतना ही एक मन में होगा, तो 8 पंचे 40, मतलब एक मन के अंदर 40 शेर होगा। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 92 नंबर का प्रश्न है कि कलचुरी साम्राज्य में लगाए जाने वाले आपात कर को क्या कहा जाता था? ठीक है, जब इमरजेंसी में जो टैक्स लगाया जाता था, इमरजेंसी टैक्स कह लीजिए या फिर आपात कर, उसको कलचुरी साम्राज्य में किस नाम से जाना जाता था? तो उसको कहा जाता था मागणिक,
मागणिक, ठीक है, मागणिक कहा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 92 प्रश्नों का हमने आंसर देख लिया। अब हम आगे 8 प्रश्न बचे हैं उसको देखते हैं। 8 आगे वाले जो प्रश्न हैं वो भी बहुत अच्छे प्रश्न हैं, चलिए देखते हैं। तो 93 नंबर के प्रश्न आपके लिए स्क्रीन के ऊपर ये है, ध्यान से इसको पढ़िए। प्रश्न है कि कलचुरी प्रशासन में 1 लाख गांव का समूह क्या कहलाता था? ठीक है, 1 लाख गांवों के समूह को कलचुरी साम्राज्य में क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था या तो देश, ठीक है, या फिर जनपद। ठीक है, देश या फिर जनपद कहा जाता था। और जो देश या जनपद जो होता था, इसका जो प्रमुख होता था उसको महामंडलेश्वर कहा जाता था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं महामंडलेश्वर। ठीक है, महामंडलेश्वर। ठीक है, याद रखिएगा भाई। 94 नंबर का प्रश्न है कि सोमवंशीय शासक उद्योत केसरी, ये कलिंग का सोमवंश ना, याद रखिएगा, कलिंग का जो सोमवंशीय शासक है जिनका नाम उद्योत केसरी है, को हराकर कलिंग को कलचुरी साम्राज्य में किसने मिलाया था? प्रश्न ऐसा कुछ है, मैं स्पेस कम होने की वजह से मैं शॉर्ट में बनाया हूं ताकि एक लाइन में ही मैं आंसर उत्तर निपटा दूं। क्या है कि कलिंग क्षेत्र का जो सोमवंशीय शासक जिनका नाम उद्योत केसरी है को हराकर किस कलचुरी शासक ने कलिंग को कलचुरी साम्राज्य में मिला लिया था? आपसे प्रश्न कुछ ऐसा पूछा गया है, इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका उत्तर जो है रत्नदेव प्रथम। ठीक है, मैं कहां लिख दूं इसका उत्तर, यहां पे लिखता हूं रत्नदेव प्रथम ने उद्योत केसरी को हराया था और कलिंग क्षेत्र को कलचुरी वाला जो रतनपुर का कलचुरी है उसमें मिला लिया था। 95 नंबर का प्रश्न है कि लंजिका, भनार, बैरागढ़ पर अधिकार करने वाले कलचुरी शासक कौन थे? ऐसे कौन कलचुरी शासक था जो इन्हें तीनों जगहों पर अधिकार कर लिया था आक्रमण करके? ठीक है, तो इसका आंसर है जाजल्यदेव प्रथम। यहां पे लिखता हूं मैं जाजल्यदेव प्रथम। ठीक है, जाजल्यदेव प्रथम जो है लंजिका को वर्तमान में जानते हैं क्या? बालाघाट कहा जाता है, बालाघाट जो आपको मध्य प्रदेश में वर्तमान में देखने को मिलेगा। भनार जिसको भंडार कहा जाता है वर्तमान में, और बैरागढ़ मतलब जो चंद्रपुर वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, इन तीनों को जीता था जाजल्यदेव प्रथम ने और उसको उस पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो जाजल्यदेव प्रथम का नाम याद रखिएगा। 96 नंबर का प्रश्न है कि कलचुरी वंश का वह गुरु जो बौद्ध दार्शनिक ग्रंथ का ज्ञाता थे उसका नाम क्या था? ठीक है, याद रखना है। तो सबसे पहली बात तो ये जो बौद्ध गुरु जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये जाजल्यदेव प्रथम के समय ही थे। ठीक है, जाजल्यदेव प्रथम के समय वो गुरु थे जिनका नाम क्या था? रुद्रशिव। क्या नाम था? रुद्रशिव। ठीक है, और ये जो थे बौद्ध जो दर्शन है, ठीक है, बौद्ध दार्शनिक ग्रंथ है उसका ज्ञाता थे। ठीक है, याद रखिएगा जाजल्यदेव प्रथम के समय। 97 प्रश्न है कि रत्नदेव द्वितीय के काल का वह व्यक्ति जो चंद्र ग्रहण की सही गणना कर सकता था। ठीक है, बताना है जो कौन सा व्यक्ति है जो रत्नदेव द्वितीय के समय हुए और चंद्र ग्रहण और इवन सूर्य ग्रहण का भी बहुत सही सटीक गणना कर सकते थे। ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना, याद रखिएगा। तो उनका नाम है पद्मनाभ। ठीक है, क्या नाम है? पद्मनाभ। और ये बहुत ही सटीक तरीके से चंद्र ग्रहण की गणना कर सकते थे। इसी से खुश होकर जो ये रत्नदेव द्वितीय है ना, उनको बोडला नवा गांव नामक एक ग्राम था, दान में दे दिया था। ठीक है, किसको? पद्मनाभ को। 98 नंबर का प्रश्न है कि कलचुरी कालीन शिलालेख में काशल, ठीक है, ये काशल नामक एक पशु चिकित्सक का वर्णन है। ठीक है, किसके? कलचुरी कालीन शिलालेख में। किस शिलालेख में? प्रश्न क्या है कि कलचुरी कालीन किस शिलालेख में काशल नामक एक पशु चिकित्सक का वर्णन किया गया है? बताइए। इसका सही आंसर है पृथ्वीदेव द्वितीय का। ठीक है, पृथ्वीदेव द्वितीय का एक कोनी शिलालेख है। ठीक है, कोनी शिलालेख, इसी में इस शिलालेख इसी में वर्णन है काशल का। ठीक है, पृथ्वीदेव द्वितीय याद रखिएगा। तो 98 प्रश्नों को हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। 2 प्रश्न आपके लिए यहाँ पे बहुत शानदार है, 99 और 100। पहले 99 क्या है, क्योंकि ऐसे प्रश्न यहाँ पूछे जा सकते हैं कभी ना कभी, एक आध बार पूछा जा चुका है कि रत्नदेव, पृथ्वीदेव वन, जाजलदेव वन और जगत देव या फिर जगदेव, इन तीनों की रानियों का क्या नाम था? किसके साथ इनका विवाह हुआ था? एक बार प्रश्न आपसे यहां भी पूछा जा सकता है। तो यहां पे मैं सभी को एक ही साथ इंक्लूड कर दिया हूं ताकि आपका रिवीजन यहीं पे हो जाए। तो जो रत्नदेव प्रथम है, इनकी जो पत्नी थी जिनके साथ इनका विवाह हुआ था उनका नाम था नौनल्ला देवी। ठीक है, क्या नाम था? नौनल्ला देवी। ठीक है, अब जो पृथ्वीदेव वन है
इनकी पत्नी का नाम था राजल्ला देवी। सिमिलर टाइप से मिलने वाला, ठीक है, याद रखिएगा। इनके पत्नी का नाम क्या था? राजल्ला देवी, राइट। और जो जाजल्य देव प्रथम है, इनकी पत्नी का नाम था लच्छल्ला देवी। पता नहीं इसका क्या मतलब होता है, मुझे तो नहीं पता। लच्छल्ला देवी। और जो जगत देव हैं, इनकी पत्नी का नाम है सोमल्ला देवी। सोमल्ला देवी। तो इन चारों नामों को भी आपको याद रख लेना चाहिए, ठीक है। चलिए अब 100वां और आखिरी प्रश्न है कलचुरी वंश का। इसके बाद कलचुरी साम्राज्य का वन लाइनर खत्म हो जाएगा। किसी दूसरे चैप्टर का लाऊंगा। कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि किस चैप्टर का आपको वन लाइनर ऐसा ही प्रश्न चाहिए। 100वां प्रश्न है कि रतनपुर नगर किन 5 भागों में विभक्त था? याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना, कि रत्नपुर जो नगर था वो किन 5 भागों में विभक्त था। तो मैं पांचों का नाम यहां पे लिखता हूं, याद रखिएगा। पहला जो है तुमान खोल। पहला क्या है? तुमान खोल। दूसरा भाग है उसको बोलते हैं नल खोल। नल खोल, राइट। जो तीसरा है उसको कहते हैं देवी खोल। देवी खोल। चौथा जो है उसको कहते हैं भैरम खोल। भैरम खोल। और जो 5वां और आखिरी है उसको बोलते हैं वराह खोल। वराह खोल। तो जो रतनपुर नगर था इन 5 भागों में विभक्त था। आपको इसका नाम याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार हमने 100 प्रश्नों को देख लिया कलचुरी साम्राज्य से संबंधित वन लाइनर। 100 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जो बताइएगा। अगर डायरेक्ट आप ये वीडियो नंबर 2 में आ रहे हैं कलचुरी साम्राज्य वाला, तो पहला वीडियो भी आप जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां तो एकदम बेसिक से था ना। यहाँ पे आने के बाद तो हमने प्रशासनिक वालों को भी जोड़ दिया, लेकिन जो शुरुआत वाला जो बेसिक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जहां से एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो वीडियो नंबर 1 में है। तो आप वीडियो नंबर 1 भी जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। कैसा वीडियो लग रहा है कमेंट करके बताइए। और ये भी जरूर बताइएगा कि जो नेक्स्ट वन लाइनर बनाऊं वो किस टॉपिक का बनाऊं, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। जो ज्यादा कमेंट रहेगा मैं उसी टॉपिक का वन लाइनर आप सभी के लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। कई लोग ये कमेंट कर रहे थे कि सर सब इंस्पेक्टर के लिए अलग से जीएस पढ़ा दीजिए। भाई ऐसे ही आपको पढ़ना है, ठीक है। चाहे प्रीलिम्स में भी अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसी तरह से आप कर लीजिए, तब भी काम बने। थ्योरी तो आप पढ़िए ही, उसके लिए तो मैं अलग से थ्योरी का भी क्लास लेकर आ रहा हूँ। अभी मैं आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ा रहा हूँ 1885 से 1947 तक, उसके लिए भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। टॉप 500 एमसीक्यू का भी मैं सीरीज ला रहा हूँ, उसके लिए भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो ये सारे वीडियोस को आप देखिए जाके, बहुत मदद मिलेगा, ठीक है। पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, वीडियो को लाइक भी कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।